नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम कुछ मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर होने के साथ साथ ही जो पूरे पाठ्यक्रम को हमने 6 भागों में बांटा है, उसके पहले भाग का आज पूरा रिवीजन होगा। मॉडल पेपर होगा जिसमें पहले पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, साथ ही कुछ ऐसी उम्मीद है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्रश्न पढ़ूंगी, फिर आपके उत्तर के लिए 30 सेकंड प्रतीक्षा करूंगी, उसके बाद इन प्रश्नों की हम समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। आप अपने जो भी उत्तर हों वो कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ ही पूरा पेपर होने के बाद ये बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न आता है, भाषा शब्द में कौन सी धातु है? भाषा शब्द में कौन सी धातु है? भाष्य, भाष, भास या भाष, कौन सी धातु है? बताइए, भाषा शब्द में कौन सी धातु है? तो बहुत ही सरल उत्तर है, इसमें समय नहीं लेंगे। भाषा शब्द के अंतर्गत भाष धातु है। भाष धातु जो कि बोलने के अर्थ में आती है। किस अर्थ में? बोलने के अर्थ में आती है। तो भाष धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है जो कि बोलने के लिए अर्थ में आती है। भाषा वो होती है दोस्तों जो बोली जाए, ठीक है? जो ध्वन्यात्मक है वो भाषा है। इस प्रकार पहला प्रश्न हमने देखा। प्रश्न 2, इसमें हम देखते हैं कि विचार आत्मा की मूल भाषा है। यह ध्वन्यात्मक होकर होठों पर जब आती है तो इसे हम भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ट्रेगर, प्लेटो, स्वीट, रूसो। विचार आत्मा की मूक भाषा है। जब ध्वन्यात्मक होकर ये होठों पर आती है तो इसे भाषा कहते हैं। ये किस विद्वान की परिभाषा है? बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, इसे देख करके जाइएगा। ट्रेगर, प्लेटो, स्वीट और रूसो। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि हमारे मस्तिष्क में जितने भी विचार आते हैं, विचार, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो विचार होते हैं वो विचार भाषा का मूल रूप है। मुख्य रूप से ये क्या है? भाषा है। जब हम इसको लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपिबद्ध जब कर देते हैं तो वो लिपि में हमको एक मूर्त रूप में दिखाई देने लगती है। पर जो भाषा का मूल जो उद्गम स्थान है ना, वो हमारी बुद्धि है, हमारे विचार हैं, जिसमें भाषा आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से भाषा की विशेषता नहीं है। निम्न में से भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा संकेतात्मक है, वाचिक ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक संकेत है या भाषा विचार है? उत्तर दीजिए इसका। निम्न में से भाषा क्या है? सांकेतिक है, वाचिक ध्वनि संकेत है, यादृच्छिक संकेत है या भाषा विचार है? इनमें से कौन सी एक परिभाषा है जो भाषा विज्ञान की नहीं है? ये आपको बतानी है। बहुत ही सरल है दोस्तों, बताइए। देखिए, भाषा की जो विशेषताएं बताई गई है, अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। सही उत्तर यह है कि भाषा विचार है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, भाषा का जो मूल है वो हमारी आत्मा है, मन है, बुद्धि है, जहाँ विचार का उद्गम होता है, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषताओं में क्या आएगा? सबसे पहले जो भाषा है ये संकेतात्मक होती है। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। संकेत कैसे होते हैं कि हमने जो भी वस्तुओं के नाम रख रखे हैं, जैसे कि ये मोबाइल है, ये ईयरफोन है, ये जो भी सामान है, तो मोबाइल एक चौकोर सी दिखने वाली छोटी सी हाथ में 3x5 की जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम हमने मोबाइल रख दिया है। ये मोबाइल नहीं है, यानी किसी वस्तु को हमने संकेत देने के हिसाब से कोई नाम दे दिया है, वो संकेत ही नाम है। देखिए, आज हम सफ़ेद रंग के 4 पैर वाले शाकाहारी पशु को गाय कहते हैं, ठीक है, लेकिन गाय किसी और भाषा में इस संकेत का प्रयोग किसी और कारण से किया गया होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो भाषा है ना, ये संकेतात्मक है। हो सकता है जिस संकेत का प्रयोग या जिस शब्द का प्रयोग हमने घड़ी के लिए
थाली के लिए, किताब के लिए किया है, दूसरी भाषा वाले लोग यही संकेत का प्रयोग किसी और चीज़ के लिए करें। ठीक है। दूसरा आता है वाचिक ध्वनि संकेत। वाचिक ध्वनि संकेत किसे कहते हैं? हमने जो लिख दी है ना किताबों में, जो शब्द लिखे हुए हैं, सबसे पहले जो उनका मूल रूप है ना भाषा का, वो वाचिक है। क्या है? वाचिक है। वाचिक यानी मुंह से बोले जाने वाला। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो मुंह से तो बोले जाते हैं लेकिन उसके लिए कोई लिपि नहीं बनी है। ठीक है। जैसे छींकना, खांसना इत्यादि जो कुछ संकेत होते हैं उसके लिए आज तक कोई भाषा ही नहीं बनी है। ठीक है। तो भाषा क्या है? वाचिक ध्वनि संकेत है। तीसरा इसमें ऑप्शन देखिए, ये भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक संकेत यानी अपनी इच्छा के अनुसार हमने जैसे कोई किसी भी चीज़ के लिए संकेत बना दिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि रिंग बजी है, डिंग डोंग, लेकिन डिंग डोंग जो शब्द है किसी और भाषा में किसी और चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो यादृच्छिक किसे कहते हैं? वक्ता की इच्छा पर जो निर्धारित होती हैं। तो भाषा के कुछ ऐसे अवयव होते हैं, कुछ स्थानीय भाषा में ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो किसी दूसरी भाषा का लोग दूर दूर तक समझ भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो एक भाषा का संकेत है। ठीक है। तो सारी जो विशेषताएं हैं ये भाषा की विशेषताएं हैं, याद कीजिए इनको। भाषा देखो संकेतात्मक है, वाचिक ध्वनि है, भाषा यादृच्छिक संकेत है। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है? भाषा एक पद्धति भी है। पद्धति कैसे है? क्योंकि इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका बिल्कुल एक फिक्स एक जगह होती है प्रत्येक भाषा में। तो ये क्या है? एक सिस्टम से चलता है। तो ये भी भाषा की एक विशेषता में आता है। तो निम्नलिखित में से भाषा की एक विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? भाषा विचार है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सरल, कि निम्नलिखित में से भाषा का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा का प्रकार नहीं है। पशु पक्षियों की भाषा, क्षेत्र पर आधारित भाषा, कृत्रिम या सहज भाषा, मंडारिन उपबोली। निम्न में से कौन सी एक भाषा का प्रकार नहीं है? बताइए। निम्न में से कोई एक भाषा का प्रकार नहीं है। ठीक है। ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर मैं बता देती हूँ दोस्तों आपको। सही उत्तर होगा इसका मंडारिन उपबोली। यानी कि भाषा के जो प्रकार कहे गए हैं ना, भाषा के जो भी प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों में मंडारिन उपबोली ये भाषा का प्रकार नहीं है। ये एक भाषा का नाम है, जो चीन की एक भाषा है। मंडारिन ये एक भाषा है, लेकिन भाषा का प्रकार नहीं है। प्रकार यानी कि कितने टाइप्स में हमने किसी भी भाषा को बांटा है, वो नहीं है। देखो, वैसे तो हम सोचते हैं कि जो इंसान बोलता है ना उसी को हम भाषा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। पशु भी कुछ दिन हमारे साथ रहता है तो हमारी भाषा के बारे में संकेतों को समझने लग जाता है। इसी तरह पक्षियों की भी अपने जो कलरव होता है उसमें अपनी भाषा होती है। ठीक है। तो इसका मतलब पशु पक्षियों की भाषा भी भाषा है। दूसरा आता है क्षेत्र आधारित भाषा। हमारे राजस्थान में, भारत में हर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर पर कुछ ना कुछ बोलियां बदलती रहती हैं। कई बोलियां हैं हमारे यहाँ। ये क्यों है? स्थानीय स्तर पर, जैसे बिहार की अलग है, राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, लेकिन इन सभी में एक मुख्य बोली है, वो है हिंदी। हिंदी को टच करते हुए ही सभी का अपना अपना एक्सेंट है, यानी कि टोन है, और अपना अपना इन सब का उच्चारण है। तो ये स्थानीय आधारित भाषा है, लोकोक्ति इत्यादि इनमें जो बनती हैं। इसके बाद आती है कृत्रिम और सहज भाषा। ठीक है। कृत्रिम भाषा क्या होती है? जो कुछ लोग मिलकर के बना लेते हैं। अब कृत्रिम भाषा को अगर हम समझे साधारण रूप से, तो जब छोटे बच्चे थे तब परीक्षा में नकल करने के लिए हम लोग एक दूसरे से कुछ ऐसी कृत्रिम भाषाएं बना लेते थे कि जब मैं ऐसा कहूँगा तो ऐसा समझना। ठीक है। ये कृत्रिम भाषा होती है। एक होती है सहज भाषा। सहज भाषा किसे कहते हैं? जो बोलचाल की भाषा होती है, जिस भाषा में हम बचपन से सारे दुनिया का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारी सहज भाषा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा? मंडारिन या उपबोली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक भाषा एवं वाक में अंतर को प्रकट नहीं करता है। भाषा और वाक, पहली बात तो ये कि भाषा और वाक दो अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग चीज़ें हैं? देखिए, भाषा बड़ा रूप है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, भाषा बड़ा रूप है जिसके अंतर्गत वाक आती है। ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो आप इसका उत्तर आप स्वयं खोजिए। निम्न में से भाषा और वाक में अंतर को प्रकट नहीं करता है। दोनों में कौन सा जो अंतर है, उनमें से कौन सा इस ऑप्शन में प्रकट नहीं करता है? पहला, अमूर्त भाषा अमूर्त है, वाक मूर्त है। भाषा वैचारिक है,
वाक मौखिक भौतिक है, भाषा मानसिक है, वाक इंद्रिय जनित है, भाषा वाक पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर है जो दोनों में नहीं है, ये बताइए आप। बताएंगे भाषा और वाक में अंतर को जो प्रकट नहीं करता वो कौन सा ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भाषा होती है ना, मुख्य रूप से वो विचार रूप में हमारे संस्कारों में होती है, दिमाग में होती है। ठीक है, जब इन विचारों को लिपिबद्ध कर देते हैं ना, लिपिबद्ध करने के बाद ये एक विराट रूप में भाषा बन जाती है। सबसे पहले जो मूल रूप है ना भाषा का, वो कैसा है? अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त है। जब इन ध्वनियों को किसी कागज पेन से या कहीं भी इनको चिन्हित कर दिया जाता है तब वो मूर्त दिखाई देती है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि भाषा अमूर्त है। जब उसको ध्वनियों को लिख दिया जाता है तो वो वाक बन जाती है, वाक। इसका मतलब भाषा बड़ी चीज़ है और भाषा के अंतर्गत वाक आती है, वाक। ठीक है, भाषा वैचारिक है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारी आत्मा में होती है, और वाक भौतिक है क्योंकि उसे लिख दिया जाता है, वो आंखों से दिखाई देती है। इसके बाद भाषा मानसिक होती है क्योंकि भाषा का जो जन्म है मूल रूप से वो हमारी बुद्धि है, मानसिक होती है। वाक इंद्रिय जनित होती है। इंद्रिय जनित क्यों होती है? कि जो जो विचार हमारे दिमाग में आए हमने उसके लिए कोई ना कोई ध्वनि संकेत बनाकर मुंह से बोल दिया। जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ, कुछ चीज़ मेरे दिमाग में है, उसको मैं इस समय बोल रही हूँ, तो हमारी जो मुख है ये इंद्रिय है, ये प्रयोग हो रही है, इसलिए ये क्या है? वाक इंद्रिय जनित है। जैसे हम हाथ से लिख देते हैं, ये मूर्त है। मुंह से बोल देते हैं, ठीक है, आँखों से या हाथों से इशारे करते हैं, ये भी एक प्रकार की भाषा है जो कैसी है? इंद्रिय जनित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भाषा है और वाक है, ये तीनों इस अंतर को प्रकट करते हैं, जबकि ये गलत है। भाषा वाक पर आधारित है, ये गलत है, जबकि वाक भाषा पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नेट जेआरएफ में पूछा गया प्रश्न है एक बार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 6। निम्न में से एक योगात्मक भाषा का प्रकार नहीं है। निम्न में से एक योगात्मक भाषा का प्रकार नहीं है, बताइए। निम्न में से एक योगात्मक भाषा का प्रकार नहीं है। प्रश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और रूपात्मक। बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? योगात्मक भाषा का प्रकार नहीं है, बताइए। देखो, आप उत्तर के लिए 30 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। निम्न में से एक योगात्मक भाषा का प्रकार नहीं है, बताइए। सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों इसमें रूपात्मक। कौन सा एक प्रकार नहीं है योगात्मक भाषा का? रूपात्मक। देखिए, सबसे पहले जो भाषा है, भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। एक तो आकृति मूलक होती है, ठीक है, आप सभी ने उत्तर मैं समझती हूँ देख लिया होगा, जांच लिया होगा, अब आगे बढ़ना चाहिए जी। देखो, जो वर्गीकरण है इसमें आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जो पहला वर्गीकरण है आकृति मूलक, आकृति मूलक जो है वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला योगात्मक और दूसरा होता है अयोगात्मक, योगात्मक और अयोगात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से योगात्मक भाषा में भी प्रकार होते हैं। तो योगात्मक भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? योगात्मक भाषा का पहला प्रकार है अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा श्लिष्ट योगात्मक और तीसरा प्रश्लिष्ट योगात्मक। अब यहाँ पर एक शब्द आता है श्लिष्ट। श्लिष्ट एक शब्द आता है जिसका अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है इसका? चिपकना। अश्लिष्ट जिसमें प्रकृति और प्रत्यय चिपके ना हो उसको कहते हैं अश्लिष्ट। फिर आता है श्लिष्ट जिसमें प्रकृति और प्रत्यय चिपके तो हों लेकिन उनको अलग किया जाना संभव हो। फिर आता है प्रश्लिष्ट, प्रकृति और प्रत्यय आपस में इस तरह मिले हुए हैं कि उनमें बिल्कुल भी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय 2 चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से योगात्मक भाषा आकृति मूलक वर्गीकरण का ही एक भाग है। अगला एक प्रश्न आता है, चीनी भाषा किन भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। योगात्मक, उच्छिष्ट, प्रश्लिष्ट, अयोगात्मक।
इनमें से आपको बताना है चीनी भाषा किन भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है। सही रूप आपको बताना है इसका। देखिए सही हो जाएगा इसका रूप अयोगात्मक। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, देखो प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय, आप यहाँ पर प्रकृति शब्द और धातु दो चीज़ों को मान सकते हैं। शब्द और धातु, इन दो चीज़ों को यहाँ पर प्रकृति मान सकते हैं साधारण तरह से। धातु संस्कृत में क्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया को। तो क्रिया और शब्द दो चीज़ों को प्रकृति कहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसमें प्रत्यय लग करके नवीन नवीन अर्थ बनते चले जाते हैं। लेकिन चीनी भाषा में क्या होता है, एक ही शब्द को स्थान के अनुसार अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, अलग अलग भाव उसके निकलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकृति और प्रत्यय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, केवल कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारी वर्णमाला में कुछ वर्ण होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा वर्ण होते हैं जिन्हें कांजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीनी भाषा एकमात्र ऐसी विशिष्ट भाषा है जो अयोगात्मक है, उसमें प्रकृति और प्रत्यय में अंतर होता ही नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कारक, काके की, रारे, री, से, परे, को, ये सारे निशानों वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है अयोगात्मक भाषा में, क्योंकि वहाँ पर एक ही शब्द को अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया अयोगात्मक। ठीक है, अब 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकृति एवं प्रत्यय में जहाँ असंबंध हो उसे कहते हैं, जो कि मैंने अभी बता ही दिया। प्रकृति और प्रत्यय में जहाँ असंबंध हो यानी संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगात्मक कहते हैं। अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया। और इसकी सबसे बड़ी जो भाषा है प्रतिनिधित्व करने वाली, वो कौन सी भाषा है? चीनी भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से एक ध्वनि यंत्र नहीं है। मानव शरीर का ध्वनि यंत्र। देखो, बाहर मिलने वाले नहीं, मानव शरीर के अंतर्गत मिलने वाले एक ध्वनि यंत्र इसमें नहीं है। मूर्धा, अली जिह्वा, जिह्वा, गर्दन, इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से एक ध्वनि यंत्र नहीं है। मूर्धा, अली जिह्वा, जिह्वा और गर्दन, इनमें से आपको बताना है सही उत्तर। देखो, जो मूर्धा होती है जिससे षटकोण का उच्चारण किया जाता है, र और श, र बोलते समय देखो, र, श, जो हमारी ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर जो दांतों के अंदर का स्थान है ना, उसको मूर्धा कहते हैं। देखो, ये अगर हमारा जबड़ा मान लिया जाए, ये है नहीं पर मान लिया जाए, तो इस ऊपर वाले जबड़े का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ से र, श बोला जाता है, इसको हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो मूर्धा तो हमारे मुंह के अंदर ही है। इसके बाद आती है जिह्वा यानी कि जीभ, ये भी हमारे मुंह के अंदर होती है। अब अली जिह्वा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसको देखिए, जैसे कि ये कोई मनुष्य है नहीं, लेकिन समझ लीजिए। ठीक है, अब इसकी ये जो यहाँ से ये जीभ है और ये यहाँ से इस प्रकार होकर के आहार नाल आती है, यहाँ थायराइड होती है। ठीक है, इसमें ये जो बीच का खाली स्थान है ना दोस्तों, इसे कहते हैं अली जिह्वा। ये जो यहाँ से जीभ स्टार्ट होती है ना और दोनों के बीच का जो ये खाली स्थान है, इसे कहते हैं अली जिह्वा, अली जिह्वा। बोलते समय इस मार्ग का तो प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी ध्वनि तंत्र है। अब बताओ, क्या गर्दन ध्वनि तंत्र है क्या? हमारे गले का जो बाहरी हिस्सा होता है इसको हम गर्दन कहते हैं और उच्चारण में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गर्दन। निम्नलिखित में से ध्वनि तंत्र कौन सा नहीं है? गर्दन। ठीक है, हालांकि ये सारे जो तंत्र है वो गर्दन में पाए जाते हैं, लेकिन गर्दन जो है बाह्य भाग होता है। बोलते समय, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बोलते समय निम्न में से ध्वनि तंत्र का प्रयोग नहीं होता है। फिर से बताइए। बोलते समय श्वास नली, दंत, काकल और आंतें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसका प्रयोग बोलते समय नहीं होता है? श्वास नली, दंत, काकल, आंतें बताना होगा। तो सही उत्तर होगा इसका, बहुत ही सरल है, इसमें समय नहीं लेना चाहिए। सही उत्तर होगा आंतें। देखो, श्वास नली से भी हम प्राणवायु लेते हैं और प्राणवायु को छोड़ते समय ही तो उच्चारण होता है। दंत, जैसे ऋतु लसानाम दंता, आपको पता है री और ता वर्ग का उच्चारण जो है, स का उच्चारण जो है दांत से किया जाता है, स, त, थ, द, ध, न। इसके बाद काकल,
काकल भी कंठ का भाग होता है, जहाँ से खालिस्तान के माध्यम से जहाँ से वायु प्रवेश करती है और बाहर आती है। ठीक है, इसके बाद होती है आंतें। आंतें भोजन को पचाने का काम करती है, ये बोलते समय प्रयोग में नहीं होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4 आंतें। अगला इसका प्रश्न है, अब देखो 10 तक के जो प्रश्न है वो मैंने हिंदी में आपसे पूछे हैं ताकि आपका थोड़ा तारतम्य बन जाए। इसके बाद के सभी प्रश्न संस्कृत में हैं क्योंकि प्रश्न संस्कृत में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11वें नंबर पर ये लीजिए, एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है? भाषा प्रक्रिया व्यक्तावाची वर्णाः येषां ते इमे व्यक्तवाचः। भाषा प्रक्रिया, भाषा की जो प्रक्रिया है, व्यक्तावाची वर्णाः, जो वाणी से कहे गए वर्ण हैं, येषां जिसके, ते इमे व्यक्तवाचः, वही उसी को वाक कहते हैं। जो हमारी व्यक्ति विशेष के मानसिक रूप से जो विचार आए हैं, उन विचारों को वर्णों के माध्यम से व्यक्त कर देना मुंह के माध्यम से, वही क्या है? वाच यानी कि वाणी है। तो ये किसने कही है परिभाषा? महर्षि पाणिनि ने, महर्षि कात्यायन ने, महर्षि पतंजलि या महर्षि कणाद ने? ये किसने दी है परिभाषा, ये आपको बताना है। आप बताइए ये किसने परिभाषा दी है? तो सही उत्तर इसका बता देते हैं, महर्षि पतंजलि ने यह परिभाषा दी है। बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, इसे याद करके जाइएगा, क्योंकि भाषा की बात हो, व्याकरण की बात हो और महर्षि पतंजलि की परिभाषा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रश्न 11 का सही उत्तर हो जाएगा, महर्षि पतंजलि ने भाषा की ये परिभाषा दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नांकितेषु उपदमानीयानाम उच्चारण स्थानम वर्तते। बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नांकितेषु, निम्नलिखित में से उपदमानियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठतालुः, कंठोष्ठः, ओष्ठः, जिह्वामूलम। इनमें से क्या होता है बताइए, ये बताना होगा आपको। कंठतालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ, जिह्वामूल, क्या होगा इनमें से? सही उत्तर हो जाएगा उपदमानीयानाम ओष्ठो। क्या हो जाएगा? ओष्ठो, फ, प। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कृत्रिम तालु निमित्तम यंत्रम प्रयुज्यते। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृत्रिम तालु, जिन किसी के भी व्यक्ति के तालु नहीं होता, उसके लिए जब हम कृत्रिम तालु का प्रयोग करते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? एलेक्सोग्राफ, क्राइमोग्राफ, पैलेटोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। कृत्रिम तालु निमित्तम यंत्रम प्रयुज्यते, कृत्रिम तालु के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? सही उत्तर आ जाएगा इसका दोस्तों पैलेटोग्राफ। क्या आ जाएगा? पैलेटोग्राफ। इसके माध्यम से तालु लगाया जाता है नकली, और फिर वो जो आती जाती हमारी प्राणवायु है उससे टकराता है और ध्वनियाँ होने लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 14, ध्वनि परिवर्तनस्य कारणम नास्ति। निम्नलिखित में से ध्वनि परिवर्तन का एक कारण नहीं है, वो कौन सा है? आगमः, वर्ण विपर्ययः, च्युत संस्कृतिः, प्रत्यय प्रयत्न लाघवः। ये आपको बताना है। ध्वनि में परिवर्तन के लिए कौन सी एक चीज़ है जो ध्वनि परिवर्तन में नहीं आती है? तो अब इसमें एक एक चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब तक कि आप उत्तर देते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है ध्वनि परिवर्तन के कारण नहीं है। तो देखो कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहला तो है आगम। आगम का अर्थ होता है ऐसी ध्वनि जो पहले से जो शब्द है उसमें और जुड़ जाए नई चीज़, यानी कि जो शब्द है वो तो है ही, उसमें आकर के कोई नई ध्वनि जुड़ जाए, उसको हम आगम कहते हैं। आगम का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। आगम का अर्थ होता है किसी शब्द में किसी अन्य शब्द का जुड़ जाना, आगम कहलाता है। जैसे कि हम सूर्य, एक शब्द है सूर्य। इस सूर्य शब्द को हम हिंदी में सूरज कहने लग गए। क्या कहने लग गए? सूरज। अब यहाँ पर ज तो है ही नहीं सूर्य में, लेकिन फिर भी हमने ज इसमें लगा दिया तो ज नाम की जो ध्वनि है इसका आगम हो गया। आगम यानी कि जोड़ दी गई है। ठीक है, तो पहला जो ध्वनि परिवर्तन का कारण है जिसकी वजह से सूर्य को सूरज कह दिया गया है, ये क्या है? आगम का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ण विपर्यय।
वर्ण विपर्यय। वर्ण तो जानते ही हैं, विपर्यय का अर्थ होता है उल्टा, किसी भी वर्ण को उल्टा बोल देना। जैसे आपने कभी भी गांव के व्यक्तियों में ऐसा सुना होगा कि ये मंदिर एक शब्द होता है, मंदिर, मंदिर, इस मंदिर शब्द को वो मिंदर बोलते हैं, मिंदर, मिंदर बोलते हैं, मिंदर बोलते हैं। अब देखियो, जो ई की मात्रा थी, इस ई की मात्रा को द से हटा करके म पर लगा दिया है, तो ये मंदिर की जगह मिंदर हो गया है। इसमें क्या किया हमने, एक जो वर्ण था हमारा स्वर वर्ण था, इस स्वर वर्ण को हमने क्या कर दिया, बदल दिया है। इस बदलने को ही वर्ण विपर्यय कहते हैं। फिर आता है च्युत संस्कृति। च्युत संस्कृति नाम का एक दोष होता है, और ये जो दोष होता है ना, ये साहित्य में पाया जाता है, गद्य या पद्य इत्यादि में। यानी कि ऐसा कोई वर्णन जो संस्कृति से मेल नहीं खाता, उसको च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। अगला है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव तो जैसे आप कह देते हैं, जैसे कि एक मातृ शब्द है, मातृ शब्द है, मातृ शब्द को हमने माता कह दिया। क्यों कह दिया, री ऋषि बोलने में जीभ को थोड़ा जोर आता है। इसी तरह पितृ शब्द है, पितृ शब्द को पिता कह दिया है ना, पितृ शब्द को कह दिया है पिता। तो इस प्रकार से जो ऋकार है यह बोलने में ज़रा जोर आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है, पिता और माता। इसे क्या कहते हैं, प्रयत्न की न्यूनता। जैसे मास्टर जी को मास साहब कह दिया हमने, मास साहब, है ना, तो ये भी क्या हो गया, प्रयत्न लाघव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, च्युत संस्कृति ध्वनि परिवर्तन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तनस्य बाह्य कारणम वर्तते। देखो, ध्वनि जो है, ये जो ध्वनि है मुख्य रूप से मानव मन में उपजती है सबसे पहले। तो जो मनुष्य के मन में उपजता है कोई भी काम, तो उसको आंतरिक कारण माना जाता है। इन्होंने पूछा है बाह्य कारण क्या है ध्वनि परिवर्तन का, सांस्कृतिक, वर्ण व्यतिक्रम, वर्ण विपर्यय या भावातिरेक। भावातिरेक, इनमें से अपने को देखना है, ये आपको बताना है। सांस्कृतिक, वर्ण व्यतिक्रम, इनमें से कौन सा है? देखो, सबसे पहले तो उत्तर में बता देती हूँ, सांस्कृतिक। जो सांस्कृतिक कारण होता है ये बाह्य कारण है, क्योंकि संस्कृति हमारे दिमाग में नहीं होती है, संस्कृति समाज में होती है। ठीक है, जब हम समूह बना करके रहते हैं, उसके कुछ नियम कायदे बन जाते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, ये सभ्यताएं हैं, उठने बैठने का तरीका इत्यादि। और जो संस्कृति है ये कुछ व्यवहारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक कुछ समाज, कुछ कबीले, कुछ समाज में कुछ एक विशेष नियम बन जाते हैं, इसको हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण ये नहीं है। अब इनको देख लेते हैं। वर्ण व्यतिक्रम, वर्ण व्यतिक्रम है एक। इस वर्ण व्यतिक्रम के अंतर्गत क्या होता है, वर्णों का उल्टा हो जाना, वर्णों का उल्टा हो जाना व्यतिक्रम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। वर्ण व्यतिक्रम के पश्चात हम देखते हैं वर्ण विपर्यय, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। भावातिरेक, भावातिरेक भी हम देख लेते हैं। देखो, भावातिरेक में क्या होता है, किसी भी शब्द को भावुक होकर के हम कोई नया शब्द बना दें, उसी को हम भावातिरेक कहते हैं। जैसे कि माता एक शब्द है, लेकिन मैया हम कह देते हैं, महतारी कह देते हैं, अगर बिहारी एक्सेंट में बोले तो महतारी कह देते हैं, माँ कह देते हैं, मैया कह देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, मातृ या माँ, माता। इसी प्रकार भाई शब्द को हम भैया कह देते हैं, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, भावातिरेक। तो इस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण क्या हो गया, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु अर्धस्वरम कथ्यते। देखो, जब हमने वर्ण इत्यादि पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो अब आपको बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अर्धस्वर क्या है इनमें से, श, श, स, य, व, र, ल, य, व या प, फ, बताना है आपको। सही उत्तर बता दीजिए। निम्नांकितेषु अर्धस्वर। देखो, स्वर तो हम जानते हैं कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13। मूल स्वर अलग हैं, दीर्घ स्वर अलग हैं, संयुक्त स्वर अलग हैं, और कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, तो अर्धस्वर बताना है आपको। देखो, ये तो बिल्कुल कट गया क्योंकि ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है,
इसमें र ल इत्यादि व्यंजन हैं। सही क्या है इसमें? अर्धस्वर कहते हैं य और व को। क्यों कहते हैं पता है? इसको ईशत विवृत कहते हैं। ईशत विवृत, विवृत शब्द का अर्थ होता है खुला होना। विवृत का अर्थ क्या होता है? विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला होना। अर्ध यानी आधा। ऐसे वर्ण जिनको आधा मुंह खोल करके भी बोला जा सकता है। इन अर्ध स्वरों को अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं? जो मुंह में ही बोल करके अस्त हो जाते हैं, मुंह के अंदर ही। य वो, दांत भींच करके भी इनको बोला जा सकता है, य वो, इस प्रकार से। ठीक है, तो अर्ध स्वर किसे कहेंगे? य और व को। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, लुंठित वर्णम कथ्यते। लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है? लुंठित वर्ण, एक आपको हिंट देती हूं। लुंठित शब्द का अर्थ होता है घर्षण। लुंठित शब्द का अर्थ क्या होता है? लुढ़कता हुआ या घर्षण। आप ये देखिए, किसी ढलान वाली जगह से अगर ऊपर से सिलेंडर को गिराया जाए तो वो कैसी आवाज़ करेगा, है ना? या किसी पत्थर को रगड़ खाते हुए नीचे फेंका जाए फिसलन से तो कैसे आवाज़ होगी? तो उसी को लुंठित आवाज़ कहा जाता है। सही अर्थ हो जाएगा इसका र। कैसे बोलते हैं? र। ठीक है, तो जैसे किसी ऊंचाई से कोई चीज़ को नीचे ढलान में डाला जाए तो जो रगड़ खाता है, इसी प्रकार र का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा भी एक तरह से रगड़ खाती है, र, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, पार्श्विक वर्णम अस्ति। पार्श्विक वर्ण क्या है? ये इनफाइनाइट जैसा या अनंत जैसा दिखाई देने वाला, ये ढ, ल या ल, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको हिंट देती हूँ। जो पार्श्विक शब्द है ना, पार्श्विक, पार्श्विक का अर्थ होता है पास से होकर गुजरना। ठीक है, एक तरह से ये समझ लीजिए आप इसको। जब जिह्वा किसी वर्ण के उच्चारण के समय मुखमंडल के एक ओर इकट्ठी होकर के एक तरफ से वायु को आने दे, इसको हम पार्श्विक ध्वनि कहेंगे। देखो बोल करके, ढ क्या एक तरफ हो गई? ल इसमें भी नहीं हुई। सही उत्तर आ जाएगा पार्श्विक का ल। देखो ल बोलते समय या तो आप अपनी जीभ को दांतों से दाईं तरफ लगा दोगे या बाईं तरफ, बिना इसके ल नहीं बोल सकते। ल, ल। गाना गाते समय भी ल जब आप करेंगे तो जीभ को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे आप, इसी को पार्श्विक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और ये संकेत दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दुहु, दुहु स्पृष्ट, दुहु स्पृष्ट शब्द, दुहु स्पृष्ट शब्द कहते हैं इसको। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। अब ये दुहु स्पृष्ट क्या होता है? देखो हमारे राजस्थानी में बाणियावटी जो लिपि होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारी जो मारवाड़ी होती है, मारवाड़ी में बोलते हैं, हम पानी तो बोलते ही नहीं हैं, हम तो पानी बोलते हैं। पानी, पानी पिला दो, है ना? हम बोलेंगे कि कहना है तो हम क्या कहेंगे? कहना है ना? लेकिन ये इसका सही लिखित रूप नहीं है। सही लिखित रूप क्या होगा इसका? पानी, है ना? पानी, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। तो पार्श्विक वर्ण इसमें ल हो गया है। अगला इसमें प्रश्न हम देखते हैं, संघर्षी वर्णाः सन्ति। संघर्षी वर्णाः, देखो यहाँ जो संघर्षी पूछा है ना, ये भाषा विज्ञान का एक भाग है। तो जो पतंजलि में हमने त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी वर्ण पढ़े थे ना, 64 और 63, उसमें मत ढूंढना इसको। आपको ये बताना है कि जो संघर्षी वर्ण है भाषा विज्ञान के अनुसार वो किसे कहा जाता है। बहुत ही कंसेप्ट का प्रश्न है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, 4 वर्ण आते हैं, मैंने 3 लिखे हैं। बताइए, संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण किसे कहेंगे? थोड़ा सा सोचिए, जवाब दीजिए। मैं आपको समय नहीं दे रही हूं आज, क्योंकि समय कम है आपके और मेरे दोनों के पास। देखो, संघर्षी वर्ण किसे कहता है मैं ये बता देती हूँ। संघर्षी वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जो है ना तो पूरी तरह से जीभ के द्वारा उसको रोका जाता है, वायु को, प्राण वायु जो हमारे अंदर से निकलती है जिसके माध्यम से हम उच्चारण करते हैं, ना तो पूरी तरह वायु को रोक पाता, और ना स्वरों के जैसे पूरा मुंह खोल करके हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताने होंगे संघर्षी वर्ण। तो संघर्षी वर्ण इसमें से कौन से हैं?
सही उत्तर आएगा इसका स, ख, श, ह। जबकि पूरे अगर संघर्षी वर्णों को बताऊं तो इसमें देखो ख आता है, श आता ही है, ह आता ही है, इसके अतिरिक्त आता है इसमें ग, ठीक है, स, ज, फ, व और श। अगर साधारण शब्दों में देखें तो तीनों प्रकार के तो श आते हैं। देखो कौन सा, ये आता है दंत्य सकार आता है, मूर्धन्य शकार, ठीक है। अब देखो तृतीय वर्ण आ रहा है ज, फ, व, इस प्रकार से, तो ये संघर्षी वर्ण है, ठीक है। इसके अंतर्गत संघर्षी में ही आपको विसर्ग भी आएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है 20वां। देखो ये कंसेप्ट का प्रश्न है, आपको याद ही करना पड़ेगा। महर्षि पाणिनेय अनुसार स्वराणाम संख्या अस्ति। महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या क्या है? तो बहुत आसान है, बताइए। स्वरों की संख्या बहुत आसान है। स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 13। 5 मूल स्वर हैं, फिर दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, और संयुक्त स्वर हैं, और कुल मिलाकर के कितने हैं? 13। निम्नांकितेषु क इत्यस्य बाह्य प्रयत्नाः। बाह्य प्रयत्न बताने हैं आपको। क का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? देखो आपको पता है अभ्यंतर प्रयत्न तो 4 या 5 हो जाएंगे, और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अब आपको बताना है क का बाह्य प्रयत्न निम्नलिखित में से कौन सा है? स्पर्श घोष, स्पर्श अल्पप्राण, कंठ्य घोष, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर बताइए, सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर, एकदम सही उत्तर। सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों इसमें उपरोक्त सर्वे। उपरोक्त सर्वे यानी कि उपरोक्त सभी। अब इसमें एक नियम बता देती हूँ आपको, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या है, एक सूत्र आता है हशः संवारा नादा घोषाश्च। हशः संवारा नादा घोषाश्च। अब इसमें देखो हश जो प्रत्याहार है ना, हश प्रत्याहार के वर्ण, हश प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? एक तो सबसे पहले तो 3, 4, 5। हश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें आते हैं। ह आता है, ठीक है। ह के अलावा य, व, र, ल आता है। आ गया समझ में? ये सारे जो वर्ण है ना, ये सारे वर्ण, इन सभी का बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा होता है? संवार, है ना, नाद और घोष, ठीक है। आ गया समझ में? संवार, नाद, घोष होता है। कौन कौन सा? संवार, नाद, घोष। फिक्स कर लीजिए। प्रत्येक वर्ण के तीसरे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ह और यारा वाला, ये सब संवार, नाद, घोष होते हैं, ठीक है। ये घोष ध्वनियां कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है? खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं कौन कौन से हैं? दूसरे हैं, पहले हैं, और इसके अलावा क्या है? इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के, देखो श, श और स, ये तीनों प्रकार के स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और श, श, स, ये सब आते हैं। इन सब का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो इससे ठीक विपरीत विवार, 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 श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष, ठीक है, याद रहेगा। खर प्रत्याहार वाला जो है उसमें विवार, श्वास, अघोष, और हश प्रत्याहार वाला जो है संवार, नाद, घोष, ठीक है। अब अगर बात की जाए अल्प प्राण और महाप्राण की, अल्प प्राण एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत देखिए क्या आएगा? अल्प प्राण और महाप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, साथ ही य, र, ल, व, य, र, ल, व इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी का ठीक विपरीत अब बचा क्या? अब आप सोचिए बचा क्या है? अब महाप्राण के लिए जो है वो बचा क्या है? महाप्राण के लिए कौन कौन सा बच गया? दूसरा बच गया और चौथा बच गया। दूसरा, चौथा वर्ण, और क्या बच गया? ह बच गया, श, श, स,
ये बच गए, तो इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। इस तरह टुकड़े करके यदि पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। देखो, अधोलिखितेषु, अब भाषा के जो नियम है ना, ग्रम ग्रासमान वगैरह, इसका अब हम अध्ययन करेंगे और प्रश्न भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अधोलिखितेषु एकः नियमः ध्वनि संबंधी नास्ति। इनमें से कौन सा एक नियम है जो ध्वनि संबंधी नहीं है? ग्रिम नियम, वर्नर नियम, वाचिक नियम, ग्रासमान नियम, ये बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए। सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें वाचिक नियम। वाचिक नियम किसी ध्वनि नियम से संबंधित नहीं है। ग्रिम, जो कि जेकब ग्रिम है, जो कि जर्मन के एक विद्वान है, वर्नर भी जर्मन के हैं और ग्रासमान भी जर्मन के हैं। तीनों जर्मन के विद्वान हैं जिन्होंने ध्वनि विज्ञान के ऊपर अपने अपने मत दिए हैं और इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने में भी बहुत ही सहायता की है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, ध्वनि नियम विषये सत्यम नास्ति। ध्वनि नियम के विषय में सत्य क्या नहीं है? एते भाषा विशेष संबंधिनः, ये किसी भाषा विशेष से संबंधित होते हैं? ऑफकोर्स होते हैं। ध्वनि के जो नियम है ये भाषा के लिए ही तो बनते हैं। फिर केवलम केचन ध्वनि नाम कृते भवति, क्या कुछ ध्वनियों के लिए होता है? हाँ, केवल कुछ ध्वनियों के लिए होता है क्या? नहीं, सभी ध्वनियों के लिए कोई ना कोई नियम होता है भाषा में। इसके बाद काल विशेषण संबद्धा, समय से संबंधित होते हैं। हाँ, समय से संबंधित होते हैं। फिर केवलम संस्कृते एव भवति, क्या केवल संस्कृत में ही होते हैं? ठीक है, तो बताइए कौन सा सत्य नहीं है? तो सही उत्तर आएगा दोस्तों इसमें केवल संस्कृते एव भवति। देखो, जो ध्वनि के नियम है सभी भाषाओं के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात आती है कि ध्वनि नियम विषय, ध्वनि के जो नियम होते हैं, यूं तो जब भाषा बन रही होती है तो सारे नियम सभी ध्वनियों के लिए होते हैं, पर यहाँ जो जिस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात की जा रही है वो कौन सी है कि ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर का जो नियम है वो क्या सारी ध्वनियों के लिए है? नहीं, पूरी ध्वनियों के लिए नहीं है, कुछ विशेष चुनिंदा ध्वनियों के लिए ही है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें क्या आएगा? केवलम संस्कृति एव भवति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न 24। याकोब ग्रिम महोदयस्य पुस्तकम वर्तते, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। याकोब ग्रिम महोदयस्य पुस्तकम वर्तते। सबसे पहले तो जो ये प्रोफेसर याकोब ग्रिम है ना, इनके विषय में कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जर्मन के विद्वान हैं। कहाँ के विद्वान हैं? जर्मन के विद्वान हैं। ठीक है, और इनका जो समय रहा है वो 1785 से लेकर के 1863 तक रहा है। ठीक है, 1785 से लेकर 1863 तक रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब याकोब ग्रिम महोदय ने पुस्तक कौन सी लिखी है? 1785 से 1863 इनका समय है। इन्होंने पुस्तक लिखी है जर्मन व्याकरणम। कौन सी पुस्तक लिखी है? जर्मन व्याकरणम। अब इनका जो नियम है, चलो उसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 25वां प्रश्न, ग्रिम नियमानुसारम प्रथमम परिवर्तनस्य मेलनम कुरु। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रिम नियम है, ग्रिम महोदय ने जो लिखा है, इसमें 2 बार परिवर्तन हुए हैं। कितनी बार? 2 बार परिवर्तन हुए। देखो, ध्वनि परिवर्तन, नाम क्या है? परिवर्तन। क्यों? जो पुरातन समय से चली आ रही ध्वनियाँ हैं उसमें जो परिवर्तन हुए उसी का तो अध्ययन ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो परिवर्तन हुआ ग्रिम महोदय के अनुसार, भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में या भाषा परिवारों में जो परिवर्तन हुआ, सबसे पहले हुआ प्रागैतिहासिक काल में। कौन से काल में? प्रागैतिहासिक काल में, ये ध्यान रखना। और जो दूसरा परिवर्तन ये कहते हैं वो है 7वीं शताब्दी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एकमात्र ऐसा नियम है जिस नियम में ध्वनियाँ 2 बार परिवर्तित हुई हैं, पहले प्रागैतिहासिक काल में और दूसरा 7वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहली बार परिवर्तन हुआ है ना, प्रथम परिवर्तन, ठीक है, ये मुख्य रूप से जो प्राचीन भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत है, जर्मन है, उन भाषाओं के परिवर्तन हैं ये सारे। तो इन भाषाओं में जो कुछ ध्वनियाँ थी, इन ध्वनियों के परिवर्तनों को इसमें बताया है। तो अब इसमें हमको मेल करना है, आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए, क ध्वनि, त ध्वनि और प ध्वनि किस प्रकार से बदल गई थी, कौन सा प्रथम नियम के अनुसार इन्होंने पूछा है।
तो आपको पता है जो प्रथम नियम हुआ था वो अघोष अल्प प्राण से अघोष महाप्राण में हुआ था। अभी अभी अल्प प्राण और महाप्राण बताया है। क जो है क ये क्या है, स्पर्श है, ये तो पता है, पर आपको पता है 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं। 1, 3, 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण। तो देखो क अल्प प्राण है। अब इसका परिवर्तन हो गया है ख में। अंग्रेज लोग इसी प्रकार करते हैं, ठीक है, उनकी प्रथम और द्वितीय ध्वनियों में अंतर ही नहीं होता। जैसे वो बोलेंगे कम ऑन, हैव इट, तो कम ऑन की जगह खम ऑन ऐसा भी बोल देते हैं। कंप्लीट, कंप्लीटिंग, इस प्रकार से क और ख, टा और ठ, ता और थ लगभग उनकी समान होती है, ठीक है। तो क ध्वनि ख में बदल गई, ता ध्वनि थ में बदल गई और प ध्वनि फ में बदल गई। ध्यान रखना, जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ ये प्रथम ध्वनियों को द्वितीय ध्वनि करने वाला था। जो प्रथम वर्ग के अक्षर हैं क च ट त प, इनको इसने क्या किया, दूसरी ध्वनि में परिवर्तित कर दिया। केवल तीनों को, ट को नहीं किया, है ना। तो ग्रिम नियम के अनुसार प्रथम परिवर्तन में उनका मेल करना था, सो इस प्रकार कर दिया, क को ख में, ता को थ में, प को फ में। ग्रिम नियम का ही अगला संशोधन है ग्रिम नियमे कह संशोधनम कृतवान। अब जो ग्रिम महोदय ने नियम बनाए थे 1785 से लेकर 1863 के समय काल में, उस नियम में कुछ संशोधन किए कि भाई इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। वो किसने किए ये आपको बताना है। देखो, वर्नर, रूसो, ग्रासमान और स्वयं ग्रिम, क्या स्वयं ग्रिम ने कर दिए परिवर्तन? तो देखो, सही उत्तर आएगा इसका ग्रासमान। इनके बाद ग्रासमान महोदय हुए। ग्रासमान महोदय, ये ग्रासमान जो हैं ये कहते हैं कि जो महाप्राण ध्वनियां होती है ना, महाप्राण कौन सी होती है, दूसरे चौथे वर्ण ह हो जाता है और तीनों प्रकार के श श स, है ना, ये हो जाते हैं। तो ये कहते हैं दो महाप्राण ध्वनियों को एक साथ नहीं लिखते भाई, ये इन्होंने परिवर्तन किया। जबकि पहले जो ग्रिम महोदय थे वो क्या कर रहे थे, दो दो महाप्राण ध्वनियों को साथ में रखते थे। अब ये जो ग्रासमान का नियम है कुछ कुछ हमारी भाषा संस्कृत से मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, जो हम लिट लकार के लूप पढ़ते हैं, लिट लकार के, जैसे जगाम, है ना, जी गमिष्यति, जी गमिष्यति, इस प्रकार के रूप पढ़ते हैं। जहाँ धातु को द्वित्व होता है, जैसे बुभु, बिभुवथः, बभूवतः, बभूवतु, इस प्रकार के जो रूप बने हैं ना, ये रूप क्यों बने हैं? पहले धातु को द्वित्व हुआ है, द्वित्व होने के बाद अभ्यासे चर्चा, पूर्वोभ्यासः, इस प्रकार अभ्यास संज्ञा होकर के, पूर्व प्रयोग होकर के अभ्यासे चर्च, यानी कि जो जश्न ध्वनियाँ हैं उनको चर्त ध्वनियों में बदल दिया गया है ना। जैसे कि भू, भू दो बार प्रयोग होने पर प्रथम भू को हमने ब कर दिया, बभूवतु, इस प्रकार से। तो क्या कहा कि दो महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ नहीं होती। तो ये तो पाणिनि व्याकरण से भी मेल खाता हुआ नियम है। तो सही क्या होगा कि भाई ये संशोधन किसने किया था? ग्रासमान महोदय ने। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भाषा विज्ञान के अनुसारम व्यंजना नाम प्रकाराः नास्ति। भाषा विज्ञान के अनुसार ऐसा कौन सा व्यंजन का प्रकार है जो नहीं है? संघर्षी, उक्षिप्त, लुंठित और अंतस्थ। सही बताइए जल्दी, सही उत्तर इसका बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब इसमें कंफ्यूज बहुत होंगे लोग। देखिए, सही उत्तर आ जाएगा इसका अंतस्थ। देखो, पाणिनि व्याकरण के अनुसार अंतस्थ वर्ण होते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के अनुसार इन्होंने क्या कहा? संघर्षी होते हैं, जो मैंने बताया था आपको, क है, ग है, ज है, स, ह, ख, ये सब संघर्षी वर्ण हैं। उक्षिप्त वर्ण किसे बोलते हैं? जब प्राण वायु को झटके से बाहर फेंका जाता है, जैसे ट, ढ, ढ, इस प्रकार के वर्णों को उक्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त, ठीक है। फिर आता है लुंठित। लुंठित हमने पढ़ा ही था, र को बोलते र, लुंठित। अंतस्थ ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो भाषा विज्ञान में व्यंजनों के प्रकार हमने देखे। अभ्यास भाषा विज्ञाने स्वराणाम इत्यस्मिन् एकः नास्ति। भाषा विज्ञान में इनमें से एक स्वर नहीं है, संवृत नहीं है, विवृत नहीं है, अर्ध संवृत नहीं है, अर्ध विवृत या पार्श्विक कौन सा नहीं है, इसका अभी अभी हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आपको आता होगा। भाषा विज्ञान में इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पार्श्विक। आपको पता है पार्श्विक तो ल को कहते हैं, है ना, ये नहीं है। बाकी संवृत्त है, संवृत्त का अर्थ होता है संकुचित होना। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारा मुंह संकुचित हो जाता है, जैसे ई, ऊ,
इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह संकुचित हो जाता है ना। इसके बाद आता है विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला होना, जैसे आ, इस प्रकार का। इस प्रकार अर्धविवृत, अर्धविवृत मैंने बताया था कि य और व ये अर्धविवृत होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, भाषा विज्ञान में पार्श्विक स्वर नहीं है। संवृत स्वरेषु एकः नास्ति। संवृत जो स्वर हैं भाषा विज्ञान के अनुसार उनमें से एक कौन सा नहीं है? ई है, ऊ है, ऊ है और ए नहीं है। तो संवृत स्वरों में एक नहीं है, कौन सा नहीं है? ए। अब इसका मतलब ये पता लग गया कि संवृत स्वर 4 हैं, ई उ ऊ। ठीक है, अगला आता है अर्ध संवृत स्वरेषु भवति। अर्ध संवृत यानी आधे संवृत जो हैं उन स्वरों में कौन सा एक है? मुख का संकुचन, अर्ध संकुचन, मुख विवृतम, नास्ति कोपि। अर्ध संवृतम, जैसा कि नाम से पता लग रहा है अर्ध यानी आधा, संवृत मतलब कि संकुचन। आधा संकुचन जिन वर्णों के उच्चारण में होता है उन स्वरों को अर्ध संकुचन या अर्ध संवृत कहते हैं। अब देखो आपको बता दूं, यहाँ पर भी पाणिनि व्याकरण की तरह जो संवृत है स्वर वो 18 होते हैं, जिनके सारे ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि होते हैं, फिर अनुनासिक अनुनासिक सारे प्रकार के जिसमें वर्ण होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि, उनके 18 भेद होते हैं। अर्ध संवृत जो है, अर्ध संवृत इनका दीर्घ रूप नहीं होता इसलिए ये 12 होते हैं। ठीक है, अर्ध विवृत जो होता है ये इनमें भी प्लुत वाला रूप नहीं होता है, माफ कीजिए, इसमें ह्रस्व वाला रूप नहीं होता है इसलिए ये 24 होते हैं। विवृत जो अ या आ जो है प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा वाला जो आ और आ होता है ये भी 18 प्रकार का होता है। सॉरी, विवृत पूर्ण रूप से जो स्वर है अ और आ ये 18 प्रकार का होता है। ठीक है, 31वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, कस्मिन् ध्वनि नियमे महाप्राण ध्वनि द्विवारम न प्रयुज्यते। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है, किस ध्वनि नियम में महाप्राण ध्वनि को 2 बार प्रयोग नहीं करते हैं? वर्नर नियमे, ग्रिम नियमे, ग्रासमान नियमे, नास्ति कोपि। अभी अभी पढ़ा है तो इसको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर क्या आएगा? ग्रासमान। अब ग्रासमान महोदय का समय रहा है 1803 से लेकर के 1877 तक। ठीक है, तो ये ग्रासमान का समय रहा है, ये भी एक जर्मन विद्वान है। ठीक है, इसके बाद आता है 32वां प्रश्न, वर्नर नियमे मूल भारोपीय भाषाणां परिवर्तनम केषु भाषासु जातः। जो वर्नर का नियम है, वर्नर का नियम, इस वर्नर के नियम में मूल जो भारोपीय भाषाएं हैं जिससे कि इन्होंने ध्वनि का परिवर्तन किया है वो किस ध्वनि से किस ध्वनि में हुए हैं? देखो जो वर्नर नियम है ना, इसमें गौथिक भाषा के परिवर्तनों के विषय में पूरी चर्चा है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वर्ण से पहले और बाद में स्वर पर आघात होने के कारण उस आधार को परिवर्तन बनाया है, यानी कि बलाघात जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी वर्ण को, जैसे आप सामान्य हिंदी में, संस्कृत में एक नियम है कि जो संयुक्त वर्ण होता है ना उससे पहले वाले वर्ण पर थोड़ा बल दे करके पढ़ते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है वेदव्यास, तो कैसे पढ़ेंगे? देखो संयुक्त वर्ण है, य और या व मिला हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे? वेदव्यास, वेदव्यास। ठीक है, तो ये एक बलाघात के कुछ नियम होते हैं। तो वर्नर का जो नियम है ना गौथिक भाषा के ऊपर, ये नियम मुख्य रूप से स्वर के वर्ण के पहले और बाद के जो स्वर है उस पर बलाघात के ऊपर आधारित है। अब बहुत अच्छा प्रश्न आता है, देखो प्रश्न 33, अंतरराष्ट्रीय लिपि चिन्ह से निर्माता। अंतरराष्ट्रीय लिपि चिन्ह का निर्माता कौन है? जेकोबी, वर्नर, सतकाम वर्मा या डेनियल जॉन्स? बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर बता दो इसका। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका डेनियल जॉन्स। डेनियल जॉन्स, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय लिपि का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय लिपि का निर्माण किसने किया है? डेनियल जॉन्स ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, पद रचना वाक्य रचना धारेण भाषायाः वर्गीकरणम। ऐसा वर्गीकरण जो भाषा पद रचना और वाक्य रचना के ऊपर आधारित है वो कौन सा है? ये आपको बताना होगा। पद रचना
भाषाई, पारिवारिक, सांकेतिक या आकृति मूलक? जिसमें दोनों का प्रयोग हुआ है तो सही उत्तर होगा पारिवारिक। इसमें आकृति मूलक की तो पूरी विशेषता ली ही है, लेकिन साथ में इन्होंने पद वाक्य रचना का भी आधार माना है। ठीक है। संस्कृत भाषाम, अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। संस्कृत भाषाम भारोपीय भाषायाः कस्मिन् वर्गे स्वीकृतम? संस्कृत भाषा को भारोपीय वर्ग में किस वर्ग में स्वीकार किया गया है? देखो हमने सब पढ़ लिया संस्कृत का, तो याद होना चाहिए। संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत आती है क्योंकि मूल भाषा है। जर्मन, अवेस्ता, संस्कृत, ये बहुत ही मूल भाषाएं हैं भारतीय भाषा परिवार की, जिसमें यूरोप और भारत ये पूरे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो बताना है आपको श्लिष्ट योगात्मिका, अयोगात्मिका, श्लिष्ट योगात्मिका। सही उत्तर आ जाएगा इसका श्लिष्ट योगात्मिका। यानी कि इसमें प्रकृति प्रत्यय मिले तो होते हैं, लेकिन तिल तंडुलवत, ये पूछा जाएगा आपसे, तिल तंडुलवत। तिल तो आप जानते हैं, तिल जनवरी में जिससे तिल के भोजन बनते हैं, और तंडुल होता है चावल। अगर तिल को और चावल को मिला दिया जाए तो मिक्स एक थाली में पड़े तो रहेंगे, लेकिन अलग अलग दिखते रहेंगे। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, तो श्लिष्ट योगात्मक है संस्कृत। इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा। तो आंग्ल भाषा भारोपीय परिवारस्य कस्मिन् शाखायाम अस्ति? आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा आपको देखना है। तो सही उत्तर, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इटालिक आएगा इसमें, इटालिक। देखो जो भारोपीय भाषा के दो भाग हुए हैं ना, शतम और केंटुम, तो एक केंटुम वर्ग में आती है अंग्रेजी भाषा। आगे बात समझ में? इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी आती है? लैटिन आती है, ग्रीक आती है इसमें, है ना, और इटालिक आती है इसमें, अंग्रेजी आती है। जबकि भारत ईरानी जो भाषा है इसमें आर्य भाषाएं आती हैं। आर्य भाषाओं में संस्कृत, अवेस्ता, पाली, प्राकृत, ये सब आती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है 37वां प्रश्न कि ध्वनि परिवर्तन से कारणम नास्ति? ध्वनि परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? परिवेश, प्रयत्न लाघव, भ्रामक व्युत्पत्ति या विपर्यय? ध्वनि परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? सही उत्तर आएगा इसका विपर्यय। ठीक है। जब देखो इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, ध्वनि परिवर्तन से सामाजिकम कारणम नास्ति। क्या आएगा इसमें? सामाजिकम कारणम, तब ये बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, असत्य वचनम चिनुता वाक्येषु अर्थस्य पूर्णता भवेयु? देखो इनमें से आपको असत्य वाक्य चुनना है। वाक्येषु अर्थस्य पूर्णता भवेयु, वाक्य में अर्थ की पूर्णता होनी चाहिए। व्याकरण दृष्टिया वाक्य शुद्धम भवेयु, जो व्याकरण है उसकी दृष्टि से वाक्य शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुपद युक्तम भवेयु, अब वाक्य बनेगा तो उसमें कई सारे पद होंगे तब जाकर वाक्य बनेगा। फिर आता है क्रिया युक्तम भवेयु, क्रिया से युक्त होना चाहिए। सही उत्तर बताइए। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बताइए सही उत्तर, फिर मैं बताऊंगी। दोस्तों इसके अंतर्गत सही उत्तर आएगा बहुपद युक्तम, क्योंकि संस्कृत में कई ऐसे वाक्य होते हैं जो एक ही वाक्य में संपूर्ण वाक्य पूरा हो जाता है, एक ही पद में पूरा वाक्य हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वाक्य बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बने, प्रकृति प्रत्यय एक हो जाते हैं तो एक ही पद मिलकर के पूरे वाक्य का अर्थ देने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारोपीय भाषायाः शतम केंटुम विभाजन केन कृत? ये जो हम शतम और केंटुम का विभाजन पढ़ते हैं वो किसने किया है? प्रोफेसर अस्कोली, डेनियल, रेवेज या हेज ने? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये शतम और केंटुम है ना, शतम और केंटुम, इन लोगों ने भाषा को विभाजन करने के लिए एक शब्द ले लिया 100। अब 100 संख्या को हर एक भाषा में क्या क्या कहा जाता है? किसी में शतम कहा जाता है, किसी में केंटुम कहा जाता है। ये सब क्या है? केंटुम इटालिक भाषा में कहा जाता है, शतम संस्कृत में कहा जाता है। ठीक है। तो इनके मूल दो शब्द ले लिए, जैसे इटालिक उनकी मूल भाषा है उस तरफ की, और हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है ना, तो उन दोनों शब्दों में एक संख्या का नाम ले लिया, तो इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ठीक है।
तो ये देखो कंसेप्ट वाला प्रश्न है। भारोपीय भाषा में जो शतम और केंटुम वर्ग में जो विभाजन किया है ये प्रोफेसर अस्कोली ने किया है। किसने? अस्कोली ने। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, पूछा जाता है नेट जेआरएफ में कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि नाम आधारेण भारत यूरोपीय परिवारस्य भाषायां वर्गीकरणं केन कृतम्। देखो दोनों प्रश्न समान है, पूछने का तरीका अलग है। एक ने पूछा शतम केंटुम का विभाजन किसने किया, एक ने पूछा ध्वनि के नाम पर आधारित भारत और यूरोपीय परिवार यानी भारोपीय परिवार की भाषाओं का विभाजन किसने किया। ये जो अंग्रेजी में लिखे आते हैं ना, इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया अस्कोली। अस्कोली को ऐसा भी लिखा हुआ पूछ सकते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेलनम कुरुत शतम केंटुम। शुरू की दो में से कौन कौन सा सही मेलन है, जो अभी अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप बताइए। शतम केंतुम इनको मिलाना है। ठीक है, शतम केंटुम। शतम, अब देखो शतम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो ये है, केंटुम के अंतर्गत आने वाली भाषाएं ये है, इसको याद करना है। मेलनम में मैंने लिख दिया है। देखो संस्कृतम, अवेस्ता, फारसी और हिंदी ये आती है शतम में। संस्कृत, अवेस्ता, फारसी और हिंदी। फिर केंटुम में कौन सी? इटालिक, जर्मन, ग्रीक और लैटिन। इटालिक, जर्मन, ग्रीक और लैटिन, ये जो अंग्रेजों वाली भाषाएं लगती है ना मनी मन, उनको हम केंटुम में रखेंगे। इसी प्रकार जो शतम है इसकी मुख्य भाषा है, इस वर्ग की मुख्य भाषा, मूल भाषा संस्कृत है। इसी प्रकार केंटुम वर्ग की जो मूल मुख्य भाषा है वो इटालिक है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज की इस बहुत बड़ी कक्षा में हमने भारतीय जो भाषा परिवार है, जो भाषा विज्ञान है, इसको एक तरह से समराइज कर लिया है। अब कुछ खास इसमें बचा नहीं है, इसी प्रक्रिया में से लगभग सब पूछा जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जो कक्षा है इससे बहुत उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। और आज की कक्षा में इतना ही। आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूँ और उम्मीद है आप सब लोग इनमें बहुत सारे प्रश्न कर पाए होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।